नमस्कार दोस्तों, विहांस इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हिंदी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे संक्षेपण किसे कहते हैं, संक्षेपण के किस प्रकार से नियम हैं, संक्षेपण को लिखने के लिए किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है, ये सारी चीज़ हम जानेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि पल्लवन क्या होता है, पल्लवन की डेफिनेशन क्या है, पल्लवन किस तरीके से भाव का विस्तार करके हमें लिखना है, किन किन बातों की मूल बातों का हमें ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। लास्ट लेक्चर तक आपको व्याकरण संबंधी जितनी भी चीज़ें थी वो कंप्लीट करा दी गई हैं। अब इस लेक्चर में चूंकि ये दोनों पार्ट जो है संक्षेपण और पल्लवन दोनों ही बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आम तौर पर देखा जाए तो दैनिक जीवन पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको संक्षेपण और पल्लवन से सीखी जा सकती हैं। ठीक है, तो आगे हम ये जानेंगे कि किस तरीके से आपको पल्लवन लिखना है, किस तरीके से आपको संक्षेपण को समझकर उसका एक सही तरीके से उसका संक्षिप्तीकरण करना है, ये सब इस लेक्चर में हम जानेंगे। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि संक्षेपण होता क्या है, संक्षेपण का मतलब क्या होता है या इस शब्द का शब्दार्थ क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसके शब्द से ही आपको शब्दार्थ समझ में आ रहा होगा कि संक्षेपण जो होता है वो किसी भी चीज का या किसी भी गद्यांश का संक्षिप्तीकरण होता है, मतलब किसी भी गद्यांश का उसका छोटा रूप करना। ठीक है, उसी को कहते हैं संक्षेपण या फिर संक्षिप्तीकरण। अब कई बार आपने देखा होगा कि हम ऐसे बहुत सारे गद्यांश पढ़ते हैं या बहुत सारे ऐसे लेख होते हैं जहां पर आपको किसी भी ऐसे समय पे एक टाइम लिमिट दे दी जाती है और उस टाइम लिमिट पर आपको उस गद्यांश के बारे में पूर्ण मतलब समझाना होता है। तो इस तरीके से आपके अंदर ऐसी एक कला होनी चाहिए कि आप उस उतने बड़े लेख को या फिर उतने बड़े गद्यांश को संक्षिप्तीकरण कर एक ऐसा विवरण दे दें जिससे उस लेख का सारा मतलब उस या फिर सारा सार उसमें आ जाए। तो इस तरीके से आगे जब भी आप कभी प्रशासनिक कार्य के लिए आगे जाएंगे तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो हमें काम में आती हैं, या फिर संक्षेपण को लिखने में, या फिर जब उसकी कोई भी ऐसी समझ डेवलप हो जाती है आपके अंदर, तो आप कोई सा भी वक्तव्य हो गया या कोई सा भी उपन्यास हो गया, उसको समझाने के लिए आप जिस तरीके या जिस नियम का प्रयोग करके उसे संक्षिप्त करते हैं उसी के अंतर्गत आता है संक्षेपण। अब कई बार आपने देखा होगा कि परीक्षा में आपको संक्षेपण की डेफिनेशन पूछ ली जाएगी कि संक्षेपण होता क्या है। ठीक है, आपने तो ये समझ लिया कि कोई सा भी लेख हो गया या कोई सा भी गद्यांश हो गया, जब भी आप उसको संक्षिप्तीकरण करेंगे तो वो संक्षेपण कहला जाएगा। लेकिन इसके पीछे एक नियम होता है, क्योंकि देखो क्या होगा कि संक्षेपण तो सब लोग लिख देंगे, है ना, क्या नॉर्मल सी चीज़ है कि कोई सा भी गद्यांश उठाओ और उसका संक्षिप्तीकरण कर दो। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि इन सब के पीछे एक नियम होते हैं, उस नियम को आपको फॉलो करना होता है और उस नियम के तहत ही एक उच्च स्तर का संक्षेपण या उच्च स्तर का पल्लवन लिखा जा सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि परीक्षा में ये क्यों इसे अटैच किया गया है या सिलेबस में इसे क्यों डाला गया है। तो दोनों देखिए, दोनों चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, संक्षेपण और पल्लवन दोनों ही 10-10 मार्क्स के हैं। आपको इसमें अच्छे नंबर गेन करने के लिए आपको बहुत अच्छा संक्षेपण और बहुत अच्छा पल्लवन क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, जिससे आपके अंदर ये चीज़ जब चेक करने वाले देखेंगे कि आपने किस प्रकार का संक्षेपण लिखा है या किस प्रकार का पल्लवन लिखा है, तो आपके अंदर ये चीज़ देखने के लिए कि आपके अंदर भाषा की समझ या किसी उपन्यास या सार को या किसी गद्यांश हो गया उसे लिखने के लिए आपके अंदर क्या वो कला है या क्या आप कम शब्दों पे अपनी सारी बातों का विस्तार से बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। ये सारी चीज़ जानने के लिए संक्षेपण और पल्लवन जो है वो दिया गया है। ठीक है, आपको जब सारी चीज़ें पता होंगी, आपको अनेक शब्दों में एक शब्द का उपयोग करना पता होगा, आपको पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान होगा या सारी चीज़ों का एक सम्मिश्र करके मिश्रण होगा आपके अंदर, तब जाके आप एक अच्छा संक्षेपण और एक अच्छा पल्लवन लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं संक्षेपण किसे कहते हैं, संक्षेपण की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या नियम होते हैं जिसके तहत आप एक अच्छा संक्षेपण लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले, अब यहाँ पे देखिए आपको 3 मार्कर के रूप में एक डेफिनेशन पूछ ली जाएगी कि आप बताइए संक्षेपण क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 3 में 3 नंबर पाने के लिए एक अच्छी डेफिनेशन लिखना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार, अब देखिए क्या होता है जब भी आप कोई डेफिनेशन
किसी व्यक्ति के आधारित या फिर किसी व्यक्ति द्वारा लिखी गई हो या बोली गई हो, तो वो डेफिनेशन एक अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और आपके लिखने पर जब आप उस डेफिनेशन को लिखेंगे तो वो एक अलग तरीके से ही प्रभाव डालेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि संक्षेपण की परिभाषा वासुदेव नंदन प्रसाद ने किस प्रकार से दी। किसी विस्तृत विवरण, सविस्तार व्याख्या, समझ रहे हैं, मतलब कोई सा भी ऐसा विवरण हो जो विस्तृत हो, मतलब उसके सारे एंगल्स उसमें यूज किए गए हों, वो पूरी एक व्याख्या हो, कोई सी सविस्तार व्याख्या, ठीक है, कोई वक्तव्य या फिर कोई पत्र व्यवहार या लेख के तथ्यों और निर्देशों का एक ऐसा संयोजन। ठीक है, विस्तृत विवरण, सविस्तार व्याख्या, वक्तव्य, पत्र व्यवहार, लेख के तथ्यों और निर्देशों के ऐसे संयोजन को संक्षेपण कहते हैं, जिसमें अप्रासंगिक, असंबद्ध, पुनरावृत्त, अनावश्यक बातों का त्याग कर सभी अनिवार्य, उपयोगी और मूल्य तथ्यों का प्रवाहपूर्ण संक्षिप्त संकलन हो। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ी हैवी डेफिनेशन लग रही होगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो एक प्रॉपर डेफिनेशन संक्षेपण की होनी चाहिए, वो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें उसके अंतर्गत समझ में आ जाएंगी। मतलब यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि कोई भी ऐसा विवरण हो, विस्तृत विवरण हो या फिर कोई ऐसी व्याख्या हो जिसमें कोई भी अप्रासंगिक, मतलब जिसका कोई मतलब ना हो, वैसी बातें ना हो, कोई भी ऐसा पुनरावृत्ति ना की गई हो, अनावश्यक बातों का उपयोग ना किया गया हो, इन सब से क्या होना चाहिए, अलग होकर जब आप किसी भी ऐसे सार का या फिर किसी भी ऐसे विवरण का एक संक्षिप्तीकरण करते हैं, उन्हें ही कहा जाता है संक्षेपण। ठीक है, यहाँ पे समझ गए कि संक्षेपण किसे कहते हैं। मतलब आपको ये होना चाहिए कि जब भी आप कोई व्याख्या का संक्षिप्तीकरण करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ अनिवार्य, उपयोगी और मूल्य तथ्यों का ही उपयोग होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की अनर्गल, अप्रासंगिक या असंबद्ध शब्दों का या फिर वाक्यों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए। अब देखिए, आपको सार तो दे दिया गया, आपको किसी भी व्याख्या या कोई वक्तव्य तो दे दिया गया, लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि संक्षेपण को आखिर लिखना कितने शब्दों में है। तो इसका भी एक नियम ये है कि यहाँ पर जब भी आप संक्षेपण लिखेंगे तो संक्षेपण 1/3 होना चाहिए। मतलब किसी, जैसे कोई एक लेख है, 100% उसको मान लेते हैं कि कोई भी लेख है 100% है, तो उसका 33%, सिर्फ 33% ही संक्षेपण लिखा जाता है। आपके पास कोई व्याख्या आ गई कि मान लीजिए कोई सी व्याख्या है जो 100 शब्दों में दी गई है। ठीक है, 100 शब्दों में दी गई है, अब आपको बोल दिया गया कि इसका संक्षेपण कीजिए, तो आप उसको समझिए, उसकी सारी बातों को, पूरा एक जो उसका उद्देश्य है उसे समझिए, उसमें एक क्रमबद्धता लाइए, उसमें सारी बातों का, जितनी भी बातें हैं, अनावश्यक बातों को हटाकर एक ऐसा विवरण दीजिए जहां पर उसका पूरा एक प्रवाहपूर्ण संक्षिप्त तरीके से उसका उपयोग किया गया हो। और वो कितने उसमें होना चाहिए, वो 33 शब्दों के अंतर्गत ही होना चाहिए। मतलब अगर 100 शब्दों का लेख है तो वो 33 शब्दों में ही होना चाहिए। तो इस तरीके से पहला नियम ये कहता है कि कोई सा भी लेख या व्याख्या को जब संक्षेपण करेंगे तो वो 1/3 ही होना चाहिए, मतलब 33% ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक नॉर्मल शब्दों में भी आप कह सकते हैं कि 1/3 भाग में संक्षेप करके प्रस्तुत करना क्या कहलाता है, संक्षेपण कहलाता है। ठीक है, पर अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन आप ऊपर वाली ही लिखिएगा, क्योंकि ये डेफिनेशन एक तो पहली चीज किसी व्यक्ति के द्वारा की गई है जो बहुत ही बड़े एक हिंदी के व्याकरणाचार्य थे, है ना, तो उनके द्वारा एक लिखी गई है, तो ये डेफिनेशन आपके लेख में बहुत ही प्रभाव डालेगी। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन ही लिखनी है, आप ये वाली डेफिनेशन मत लिखिएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए है कि कोई सा भी लेख का उसका संक्षिप्तीकरण जब करेंगे तो वो 1/3 ही होना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि संक्षेपण के कुछ गुण होते हैं, है ना, मतलब एक संक्षेपण कब बनता है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण तो होंगे, तो वो गुण हम यहाँ पे समझेंगे। अब पहली चीज आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है पूर्णता। मतलब कोई सा भी लेख या फिर कोई व्याख्या जब आप उसको संक्षिप्त करके उसका संक्षेपण करेंगे तो उसमें हमें पूर्णता स्पष्ट रूप से समझ आनी चाहिए। मतलब दो व्यक्ति हैं अगर, ठीक है, दो व्यक्ति हैं, अगर एक व्यक्ति किसी लेख को पढ़ा, वो कंप्लीट उस लेख को पढ़ा, और दूसरा व्यक्ति अगर संक्षेपण पढ़ता है, तो दोनों के अंदर जो उस लेख या फिर उस संक्षेपण को पढ़ने में जो एक
माइंड जनरेट हुआ या फिर एक उसके अंदर उस व्याख्या को लेके जो भी उसके अंदर एक ज्ञान डेवलप हुआ, उसमें क्या होनी चाहिए, उसमें पूर्णता होनी चाहिए। मतलब दोनों को एक चीज ही समझ आनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि संक्षेपण पढ़ने वाले व्यक्ति को कुछ और चीजें समझ में आ रही है या व्याख्या करने वाले लोगों को कुछ और चीज समझ में आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहला गुण क्या होता है? पहला गुण होता है पूर्णता। दूसरा चीज होना चाहिए कि संक्षिप्तता होनी चाहिए। मतलब यहां पर क्या है कि लेख तो है पर उसका संक्षिप्तीकरण करें तो क्या हो, मूल का तृतीयांश, मतलब मूल का 1/3 भाग। तो यहाँ पे मैं आपको बता ही चुका हूं कि मूल का क्या होना चाहिए, तृतीयांश होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। ठीक है, तो संक्षिप्तता होना बहुत ही आवश्यक है, वो संक्षेपण का गुण ही है। संक्षेपण शब्द ही ये बताता है कि हम क्या कर रहे हैं, किसी भी लेख का संक्षिप्तीकरण कर रहे हैं। तीसरी चीज आप देखेंगे तो तीसरी चीज है यहाँ पर स्पष्टता। मतलब लेख के अंदर जब भी आप संक्षेपण करें तो उसमें स्पष्टता पूरी जाहिर होनी चाहिए। ठीक है, वहां पे कोई भी अनावश्यक बातें नहीं होना चाहिए। संक्षेपण जो होगा वो पूर्ण तरीके से स्पष्ट होगा और वो उस वक्तव्य को या लेख को पूरी तरीके से क्या करे, पूरी तरीके से स्पष्ट करे। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि भाषा में क्या होना चाहिए, भाषा में सरलता होनी चाहिए। मतलब आपको यहाँ पर अनेक शब्दों के एक शब्द का प्रयोग नहीं करना है, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर क्या होगा, दूसरी चीज यहाँ पे आपको समास शैली का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे समास शैली का प्रयोग आप नहीं करेंगे। मतलब एक ऐसी सरल भाषा में लिखेंगे जहां पर आप उसको आसानी से समझ सकें और उसमें सरलता हो। ठीक है, पांचवी चीज यहाँ पे शुद्धता होनी चाहिए। मतलब आप व्याकरण संबंधी कोई भी ऐसी मात्राओं का गलत प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, उसमें एक ऐसी शुद्धता होनी चाहिए जहां पर वो पूरे लेख को स्पष्ट तरीके से समझ सके और दूसरी चीज व्याकरण संबंधी गलतियां ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक प्रवाह दिखना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपने कोई लेख या वक्तव्य पढ़ा और आपने कुछ बातें उसकी ऊपर की उठा के लिख दी, कुछ बातें नीचे की उठा के लिख दी, कुछ बातें बीच की उठा के लिख दी। तो ये इस तरीके से संक्षेपण नहीं लिखा जाता है। मतलब जब भी आप संक्षेपण लिखेंगे या किसी वक्तव्य का संक्षेपण करेंगे तो उसमें क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक प्रवाह होना चाहिए कि किस तरीके से वो पूरा लेख आसानी से समझ में आ रहा है। दूसरी चीज क्या होगी, क्रमबद्धता होनी चाहिए। मतलब जिस तरीके से, जैसे आप कभी हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो हिस्ट्री जब आप पढ़ते होंगे सबसे पहले प्राचीन हिस्ट्री पढ़ते हैं, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं, उसके बाद आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं। तो एक क्रमबद्धता होती है ना। आप ऐसा तो नहीं कि आधुनिक भारत पढ़ लिया फिर जाके प्राचीन भारत पढ़ लिया, ऐसा तो नहीं होता। तो एक क्या होता है कि संक्षेपण में क्रमबद्धता का होना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, दो मूल बातें क्या है, प्रवाह होना चाहिए और क्रमबद्धता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप समझ गए कि संक्षेपण के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। पहली चीज पूर्णता होनी चाहिए, दूसरी चीज संक्षिप्तता होनी चाहिए, तीसरी स्पष्टता, चौथी चीज भाषा में सरलता होना चाहिए, फिर जो अपना संक्षेपण होगा वो शुद्ध होना चाहिए, व्याकरण संबंधी कोई भी अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रवाह होना चाहिए और क्या होना चाहिए, क्रमबद्धता होना चाहिए। तो इस तरीके से एक अच्छा संक्षेपण तैयार होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे, अब यहाँ पे हम कुछ नियम देखते हैं कि संक्षेपण को लिखने के लिए क्या क्या नियम हो सकते हैं, या किस तरीके से जब आप कोई वक्तव्य या फिर लेख देखेंगे तो आपके मन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिसके तहत आप एक अच्छा संक्षेपण लिखकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे क्या लिखा है, सर्वप्रथम मूल अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए जब तक उसका केंद्रीय भाव स्पष्ट ना हो जाए। ठीक है, अब आप यहाँ पर जैसे आप अपठित गद्यांश पढ़ते होंगे, परीक्षा में आता है अपठित गद्यांश क्या हो, किस तरीके से आपने कोई गद्यांश पढ़ा और उसके बाद आपको एक शीर्षक डिसाइड करना होता है कि हाँ इस लेख में या इस वक्तव्य में ये क्या मूल बातें कह रहा है या किस मूल उद्देश्य से यह लेख लिखा गया है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, पूरा लेख पढ़ना है, उसे ध्यानपूर्वक पढ़ के ये समझना है कि ये जो मूल अवतरण है या मूल गद्यांश है उसमें उसका केंद्रीय भाव है क्या, मतलब ये क्या स्पष्ट करना चाह रहा है या फिर उस गद्यांश में हमें क्या उद्देश्य मिल रहा है जिसके कारण यह लेख लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप गद्यांश को बहुत अच्छे से आराम से पढ़िए और उसके बाद उसमें उसका केंद्रीय भाव को स्पष्ट कीजिए कि ये है किस उद्देश्य के लिए। ठीक है, तो पहली चीज आपको समझ में आ गई कि सबसे पहले आपको क्या करना है, केंद्रीय भाव को स्पष्ट करना है या फिर केंद्रीय भाव को समझना है कि वो क्या है। दूसरा चीज क्या है कि जब आप उसके केंद्रीय भाव को समझ जाएंगे
तो वहाँ पर आप एक शीर्षक डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ा, ठीक है। सबसे पहले आपने देखा कि 9 अगस्त या 8 अगस्त को बैठक हुई, 9 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ, उसमें क्या क्या उद्देश्य रखे गए थे, किस प्रकार से उसके कार्यक्रम थे, उस प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा किस प्रकार से उसका क्या किया गया, उसका मतलब उस भारत छोड़ो आंदोलन को रोका गया है ना, किस तरीके से उसमें विद्रोह को समाप्त किया गया, फिर उसके द्वारा मतलब उसके क्या भारत के इतिहास में या फिर भारत की राजनीति में उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो इस तरीके से वो लेख तो आप पढ़ लिया, लेकिन उसका मूल उद्देश्य क्या हो गया, मतलब उसका मेन शीर्षक क्या हो गया, वो शीर्षक हो गया भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, 1942। समझ गए ये चीज़ कि वहाँ पे हमने एक शीर्षक डिसाइड कर लिया कि ये सारी बातें, ये सारे कार्यक्रम जिसके लिए है उसका मूल शीर्षक क्या है, उसका मूल शीर्षक है भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ पे समझ गए। तो जब भी आपके पास कोई भी वक्तव्य आएगा या जब भी कोई आपके पास लेख आएगा तो वहाँ पे आप उसके केंद्रीय भाव को समझकर सबसे पहले उसका शीर्षक निकालेंगे कि इसका शीर्षक बनेगा क्या, मतलब इसका जो ये दिया है इसका मूल उद्देश्य है क्या, और इसका हम एक स्पष्ट तरीके से क्या शीर्षक लिख सकते हैं, ठीक है। तो संक्षेपण में सबसे पहले लिखते हैं कि शीर्षक मतलब शीर्षक है क्या, ये जो लेख है ये किसके बारे में हमें बता रहा है या फिर वो किसकी जानकारी दे रहा है। तो यहाँ पे एक शीर्षक निकालना भी एक चैलेंजिंग टास्क होता है। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता है कि यार इस पे ये भी मूल उद्देश्य है, ये भी बातें हैं, तो वो एक केंद्रीय भाव स्पष्ट ही नहीं कर पाते हैं और इस तरीके से क्या होता है उनका शीर्षक गलत हो जाता है, जो कि बहुत एक इनवर्स इफेक्ट डालता है जब आप संक्षेपण लिखते हैं। क्योंकि जब आपने शीर्षक ही गलत लिख दिया तो आपके संक्षेपण लिखने का कोई मतलब ही नहीं होता है, वो कुल मिलाकर गलत ही हो जाता है अगर आपने सही तरीके से एक शीर्षक स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है तो ठीक है। यहाँ पे मूल भाव या केंद्रीय भाव को समझना बहुत आवश्यक है और दूसरी चीज उस मूल भाव को समझकर शीर्षक लिखना आवश्यक है। तो ये दो चीजें समझ में आ गई। यहाँ पे हमने शीर्षक डिसाइड कर लिया कि शीर्षक क्या होगा। अब आप देखेंगे कि प्रमुख विचारों व मुख्य तथ्यों का सावधानी पूर्वक चयन करना है। अब आप देख रहे होंगे कि जब भी आप कोई सा वक्तव्य पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी अप्रासंगिक बातें लिखी होती हैं, अनावश्यक बातें लिखी होती हैं, ठीक है। जहां पर हमें यह समझना बहुत ही जरूरी है कि हम इसमें से क्या मुख्य विचार या मुख्य तत्व को उठाकर अपने संक्षेपण में ले जाएं, जिससे हमारा क्या होगा, उसका एक सही सार निकलेगा। और दूसरी चीज, किन किन शब्दों को हमें हटा देना है, जिससे अगर हम उनको नहीं भी ले जाते हैं संक्षेपण में तो इससे हमारे मूल अर्थ में या मूल उद्देश्य में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज समझ गए कि यहाँ पर हमें अनावश्यक बातों को छोड़कर प्रमुख विचारों को और मुख्य तथ्यों को ही संक्षेपण में लिखना है, ठीक है। अब आप ये चीज समझ गए, आपने क्या किया, वक्तव्य पढ़ा, आपने मुख्य विचार निकाल लिए और आपने मुख्य तथ्य निकाल लिए, ठीक है। मुख्य ये दोनों चीजें आपने कर ली। उसके बाद आपको देखना है कि आप जो प्रमुख विचार और मुख्य तथ्य निकाले हैं उनमें क्या होना चाहिए, उनमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। मतलब आप नीचे का विचार ऊपर नहीं लिख सकते और नीचे का कोई सा भी ऐसा तथ्य है ऊपर नहीं लिख सकते, उसमें एक क्रमबद्धता होनी बहुत ही जरूरी है। आप स्पष्ट तरीके से एक प्रॉपर क्रमबद्ध तरीके से आप क्या करेंगे, किसी भी संक्षेपण को लिखेंगे, समझ गए। अब अगला देखेंगे आप, असंबद्ध और अनावश्यक बातों को छांटकर निकाल देना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई सा भी ऐसा असंबद्ध हो या फिर कोई अनावश्यक बात जो लिखी गई है उसमें, वो हम क्या करेंगे, हम उसको निकाल कर रख देंगे। अब आप आगे देखेंगे, संक्षेपण सामान्यतः भूतकाल व अप्रत्यक्ष कथन के रूप में लिखा जाना चाहिए, ठीक है। संक्षेपण जो लिखा जाएगा वो भूतकाल में लिखा जाएगा, वो वर्तमान काल या भविष्य काल में नहीं लिखा जाता है। और दूसरी चीज, वो अप्रत्यक्ष कथन के रूप में लिखना चाहिए। मतलब कोई तीसरा व्यक्ति कह रहा है, ना मैं कह रहा हूं ना सामने वाला कह रहा है, मतलब कोई तीसरे व्यक्ति या अप्रत्यक्ष कथन के रूप में अबे संक्षेपण को लिखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे, क्या जो संक्षेपण आप लिखेंगे वो हमेशा किस में होगा, वो अन्य पुरुष में होगा, ठीक है। वो क्या होगा, अन्य पुरुष में होगा। मतलब किसी तीसरे व्यक्ति के रूप में हम क्या करेंगे, हम संक्षेपण लिखेंगे। अब यहाँ पे अगला देखेंगे आप कि यहाँ पे क्या होनी चाहिए, भाषा क्या होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। यहाँ पे हमें अलंकारिक शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। मतलब क्या होता है कि जब भी कब हम कोई लेख लिखेंगे तो वहाँ पे हमें अलंकारिक शब्दों का प्रयोग नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ शब्द का मतलब नहीं समझ पाते हैं। हमें एक ऐसा संक्षेपण लिखना है, जो सरल होना चाहिए,
किसी भी प्रकार के अलंकारिक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और लास्ट क्या है कि जो शब्द संख्या है, संक्षेपण की जो शब्द संख्या है वो 1/3 होना चाहिए, मतलब मूल लेख का 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया कि किस तरीके से ये इसके कुछ कुछ क्या है नियम है जिसके तहत हमें क्या करना पड़ेगा, हमें संक्षेपण लिखना पड़ेगा। अब आप एक चीज़ देखेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि क्या है, अब संक्षेपण किस तरीके से किया जा सकता है। मतलब जब आपको कोई ऐसा लंबा सा सेंटेंस दिया जाता है, अगर उसका कोई एक शब्द है तो आप संक्षेपण में एक शब्द लिखकर उसका आसानी से उसका मतलब बता सकते हैं। तो इस तरीके से आपका संक्षेपण भी, मतलब जो आप संक्षेपण लिखें वो संक्षेप में भी हो जाएगा, और दूसरी चीज जो आप उसका अर्थ बताना चाह रहे हैं उस शब्द से, उस अर्थ का उस शब्द से उसका अर्थ भी आराम से निकल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप जब भी कोई लेख लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको किसी भी विषय पर लेख आ गया, आतंकवाद पर कोई सा विषय है, ठीक है, आतंकवाद पर कोई विषय है, उसके विषय के बारे में पूर्ण वक्तव्य दिया गया है या पूर्ण लेख दिया गया है। पर कई बार ऐसे लोगों के अंदर ऐसी भावनाएं सी जागृत हो जाती हैं कि अरे अपने विचार भी डाल दें संक्षेपण में। तो सबसे मूल चीज जो है यहाँ पर संक्षेपण में अपने विचार और अपनी टिप्पणी देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप अपने विचार नहीं लिखेंगे और अपनी टिप्पणी, किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए, अपने विचार और टिप्पणी देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मूल बात लिखी गई है उस वक्तव्य या लेख में, आपको उन्हीं का ही संक्षेप करके संक्षेपण करना है। तो यहाँ पर आप समझ गए कि संक्षेपण किस प्रकार से लिखना है, किस तरीके से आपको यहाँ पर संक्षेपण के नियमों का पालन करना है, क्या क्या चीजें करनी चाहिए। सबसे मूल बात जो है एक अच्छा शीर्षक निकालने की आवश्यकता है, और दूसरी चीज 1/3 में संक्षेपण लिखने का अपन का उद्देश्य होना चाहिए। अब यहाँ पे आप कुछ चीजें बता देता हूँ कि कुछ लोगों को समझ नहीं आता कि संक्षेपण क्या होता है, टिप्पणी क्या होता है और सारांश क्या होता है। ठीक है, तो संक्षेपण जो होगा, हमने बताया आपको कि संक्षेपण जो है वो 1/3 पे लिखना चाहिए, मतलब 33%, किसी भी लेख का 33%। टिप्पणी, आप एमपीपीएससी के कई सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 पर आप एक टिप्पणी लिखिए, है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन तो एक बहुत बड़ी प्रोसेस थी, 1 साल तक वो चला, है ना। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको जब टिप्पणी लिखने की बात कही जाए तो वहाँ पे हमें टिप्पणी कितनी देनी है, सिर्फ 20% या फिर 1/5, लेख का 1/5। और जो सारांश होता है कि कोई सा वक्तव्य या लेख हुआ, उसका सारांश लिखने की बात कही जाए तो वो आपको लिखना है 50% पे, मतलब 1/2 पे। ठीक है, तो यहाँ पे सारांश, संक्षेपण और टिप्पणी होता है। ठीक है, मूल यही है कि इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। क्योंकि अगर शब्द पे जाएंगे तो आप अगर डेफिनेशन देने पे जाए तो आप संक्षेपण और सारांश का एक ही मतलब बताएंगे, लेकिन जो मूल तथ्य ये है कि इन्हें इस परसेंटेज पर लिखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज समझ गए। अब मेन परीक्षा में आपको बता देता हूं कि जो संक्षेपण आता है, संक्षेपण जो होता है वो 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है, यहां पे परीक्षा के द्वारा जैसे एक पेज देख लीजिए, ऐसा पेज होगा, है ना। यहां पर आपको क्वेश्चन लिखा होगा और यहां पे आपका लाइन से क्या होगा, यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा एक कोई सा भी गद्यांश। ठीक है, अब आप वहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले उसको पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे आप शीर्षक लिखेंगे। यहाँ पे आप शीर्षक लिखें, शीर्षक में ये बताया जाएगा कि इसका मूल बातों को समझकर, इसका मूल भाव को समझकर आप एक शीर्षक डिसाइड करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अपना संक्षेपण। अब आपको यहाँ पे कुछ स्पेस बचेगा। ठीक है, तो बहुत सारों की भावनाएं ऐसी रहती हैं कि नहीं ये पूरा पेज भर देते हैं। ठीक है, ये नहीं करना है अपन को। ठीक है, आप इनके इतना समय तो मतलब इसमें रहता है हमारे पास कि हम इस गद्यांश को पढ़कर उसके क्या करें, उसके वक्तव्य को समझकर क्या करें, उसमें हम उसके शब्दों को काउंट कर लें कि कितने शब्दों में ये संक्षेपण लिखा गया है, और उसका 1/3 करके आप क्या करिएगा, आप उसके संक्षेपण को दे देंगे। वहां पे चाहे आपका संक्षेपण 4 लाइन में ही क्यों समाप्त ना हो जाए, 4 लाइन में अगर आपकी 1/3 पार्ट जो है 1/3 शब्द कंप्लीट हो जाते हैं तो वहां पर ही आप संक्षेपण को छोड़ देंगे। ठीक है, आपको वहीं पर ही संक्षेपण अपना समाप्त कर देना है। आपको
सारांश जैसा 1/2 या फिर पूरा पेज नहीं भरना है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बहुत बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं कि वो जब संक्षेपण लिखेंगे तो बोलते हैं अरे हमारा तो पूरा फुल हो गया था, तो वैसा नहीं करना है। ठीक है, ये मेन चीज़ जो आपको याद रखनी है। समझ गए? तो यहाँ पे आपका संक्षेपण हो गया है। संक्षेपण क्या होता है वो बता दिया गया, क्या क्या गुण होते हैं संक्षेपण के अंतर्गत और संक्षेपण के नियम क्या क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब हम आगे देखेंगे कि पल्लवन क्या होता है। पल्लवन भी दोस्तों पेपर में पल्लवन भी जो है वो कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आपको भाव का विस्तार करना होता है। भाव का विस्तार करना होता है। ठीक है, तो वो हम आगे आपको पढ़ाते हैं कि किस तरीके से पल्लवन को हम लिखेंगे, वो हम आपको बताते हैं। अब आप देखिएगा कि पल्लवन क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि किसी सुगठित एवं गुंठित विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। समझ गए? कि जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया है, क्या दिया है? गागर में सागर भरना। ठीक है, गागर में सागर भरना हो गया, या फिर ऐसा कोई हो गया अति सर्वत्र वर्जित। ये ऐसा एक सूत्र वाक्य हो गया। ठीक है, सूत्र वाक्य किन्हें कहते हैं? यहाँ पे आप समझिएगा कि ऐसे वाक्य जिनमें थोड़े शब्दों में अधिक कहा जाए। मतलब आप थोड़े से वाक्य या थोड़े से वाक्य को पढ़ेंगे और वहाँ पे आपको एक वृहद अवधारणा समझ में आएगी कि हाँ, इस कम शब्दों में बहुत सारी व्याख्या समझ में आ रही है। तो उसी वाक्य को कहा जाता है सूत्र वाक्य कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे कि किसी सुगठित अथवा गुंठित विचार अथवा भाव के विस्तार को क्या कहते हैं? पल्लवन कहते हैं। पल्लवन को ही क्या कहा जाता है? पल्लवन को ही लघु निबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पल्लवन को लघु निबंध कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर वो दूसरी डेफिनेशन देखेंगे तो क्या लिखा है? दिए गए सूत्र वाक्य की व्याख्या करना पल्लवन कहलाता है ना। अब यहाँ पे आपको सूत्र वाक्य समझने की आवश्यकता है। तो मैंने आपको अभी बताया कि सूत्र वाक्य वो होते हैं जहाँ पर थोड़े शब्दों में आप अधिक से अधिक कह सके या अधिक से अधिक उसके बारे में हमको समझ आ जाए कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो सूत्र वाक्य समझ गए। यहाँ पे 2 डेफिनेशन है, आप यही वाली डेफिनेशन लिखिएगा क्योंकि ये डेफिनेशन थोड़ा सा अच्छे शब्दों में है और सही व्याख्या करती है। तो ठीक है, पल्लवन क्या कहते हैं? किसी सुगठित एवं गुंठित विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। और वहाँ पे आप एक डेफिनेशन दे दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। जैसे आपने लिख दिया अति सर्वत्र वर्जित या वर्ज्यते। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो गया? आपका पल्लवन का एक उदाहरण हो गया। तो ये आपको 3 मार्कर में लिखने को आ सकता है। ठीक है, अब आप आगे देखेंगे कि पल्लवन करने की क्या क्या प्रक्रिया है या किस नियम से हमें पल्लवन करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि मूल अवतरण के वाक्य सुक्ति लोकोक्ति मुहावरे को अनेक प्रकार से भली भांति पढ़कर विचारों व भावों को सम्यक रूप से ग्रहण करने के बाद ही पल्लवन करना चाहिए। ठीक है, जैसे आपके पास कोई सा भी ऐसा वाक्य आ गया, ठीक है, या कोई सी ऐसी सूक्ति आ गई, लोकोक्ति आ गई, मुहावरे आ गए, जहां पर आपको एक क्या हो रहा है, एक वृहद व्याख्या समझ में आ रही है कि उस छोटे से वाक्य में कुछ ऐसा लिखा है जहां पर आप उसकी व्याख्या बहुत बड़े रूप से कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो शब्द होगा वो क्या कहेगा? उसका एक मतलब बता रहा होगा आपको, उससे एक भाव स्पष्ट हो रहा होगा, है ना। तो वो उन सब चीज़ों को आप पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और उनके विचारों को समझकर एक उसको अपने अंदर ग्रहण करेंगे और फिर उसके बाद उसका ही पल्लवन करेंगे कि किस तरीके से इसका पल्लवन लिखा जाना चाहिए या किस तरीके से इसके भाव का क्या होगा? विस्तार होगा। दूसरी चीज, जब आपके पास क्या होता है, जैसे अति सर्वत्र वर्ज्यते हो गया, ठीक है, इसमें क्या है आप देखेंगे कि इसके क्या क्या आयाम हो सकते हैं, मतलब किस तरीके से अति सभी जगह वर्जित है, कहाँ कहाँ ऐसी अति हो रही है, आप उसको लाइव एग्जाम्पल से समझाइए। उस पल्लवन जब आप भाव के विस्तार को करेंगे तो उसको इतिहास से लेके, मतलब प्राचीन से लेके वर्तमान तक की चीज़ों को आप समझेंगे कि किस किस आयाम से या फिर किन किन आयाम इसके अंतर्गत हो सकते हैं, तो वो समझेंगे और उन पे विचार करेंगे। तब आपके अंदर एक विचार भावना आएगी कि किस तरीके से इसको मतलब इसका भाव का विस्तार किया जा सकता है। ठीक है, अगला देखेंगे कि भाव के स्पष्टीकरण करते समय कतिपय उदाहरण और तथ्य भी प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, जब आप कोई सा भी ऐसा वाक्य या सूक्ति पढ़े, उसको समझे और समझने के बाद वहाँ पर जब आपको क्या होता है कि आप देखे होंगे, आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ते हैं,
है ना, या कुछ भी करते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या होती है कि एग्जाम्पल की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको अगर कोई एग्जाम्पल दे दिया गया या आपको किसी एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिया गया तो आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर जब भी आपको कोई सूक्ति या लोकोक्ति मिलेगी, जब आप उसके भाव का विस्तार करेंगे तो वहाँ पर आप कोई सा उदाहरण या कोई भी तथ्य प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे उसको समझने में आसानी हो। मतलब वहाँ पे एक ऐसा भाव का विस्तार हो या भाव समझ में आए जिससे उसकी वो जो सूक्ति है या वाक्य है वो उसका पूरा का पूरा अर्थ जो है स्पष्ट हो जाए। तो यहाँ पे आप कोई उदाहरण या तथ्य भी दे सकते हैं। भाव क्या होना चाहिए? भाव और भाषा में अभिव्यक्ति में भाव या भाषा की अभिव्यक्ति में सरलता और स्पष्टता होनी चाहिए। ठीक है, मतलब भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, समास शैली की नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। तो वो चीजें इसमें यहाँ पे स्पष्ट तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, है ना। फिर अगला क्या है? पल्लवन में परस्पर संबद्धता होनी चाहिए और क्रमबद्धता होनी चाहिए। मतलब एक दूसरे से जुड़े होना चाहिए। कोई सा भी पल्लवन या भाव का विस्तार करेंगे तो वहां पर क्या होगा कि वो एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, अलग अलग नहीं समझ में आने चाहिए। और दूसरी चीज उसमें एक क्रमबद्धता होनी चाहिए, मतलब एक क्रमिक रूप से वो आगे बढ़ते रहना चाहिए, है ना। वो चीज समझ में आ गई। आपको एक चीज और याद रखना है कि अनावश्यक विस्तार नहीं करना है। जैसे आपके उसमें आ गया कि आपको दे दिया गया, अब आपको मान लीजिए, वैसे पेपर में तो ये नहीं आता, मान लो आपको 3 पेज दे दिए गए, है ना, 3 पेज दे दिए गए। अब आप सोच रहे होंगे, क्योंकि पहला विचार आता है 3 पेज दिए हैं मतलब आपको 3 पेज लिखना है, लेकिन आपको ऐसी कोई सूक्ति लिखी या ऐसा कोई वाक्य लिखा गया जहां पे उसका इतना बड़ा अर्थ स्पष्ट या हम इतनी बड़ी व्याख्या नहीं कर सकते, तो उसमें क्या करेंगे? हम अनावश्यक बातों का उपयोग करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आप जहां तक अगर उसमें में सारे आयाम सेट हो गए या सारे आयाम फिट हो गए तो वहां पर ही आपको क्या करना है? वहां पर ही आपको भाव के विस्तार को रोक देना है, क्योंकि उसमें हमें अनर्गल बातें या फालतू का विस्तार तरीके से हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे आप समझ गए, यहाँ पे आपको क्या करना है? अनावश्यक विस्तार नहीं करना है। पल्लवन भी जो होता है वो हमेशा अन्य पुरुष में ही होना चाहिए। वहां पर संक्षेपण भी अन्य पुरुष में होता है और पल्लवन भी अन्य पुरुष में होता है। ठीक है। पुनरुक्ति दोष से मुक्त होना चाहिए। पुनरुक्ति दोष का मतलब होता है कि किसी भी चीज का बार बार प्रयोग, मतलब रेपिटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने ऊपर वही बातें लिखी फिर नीचे सेम बातें लिख दी, तो वो चीज हमें नहीं करनी है। भाव का विस्तार ऐसा होना चाहिए कि वहां पे रेपिटेशन ना हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि कोई सा भी जब भाव का विस्तार करेंगे, जब आप पल्लवन लिखेंगे तो वहां पर पुनरुक्ति दोष से क्या होना चाहिए? मुक्त होना चाहिए। अब अगला मेन उद्देश्य क्या है कि लेखक का उद्देश्य प्रस्तुत करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, यहां पर आप क्या करेंगे कि लेखक का जो उद्देश्य है, मूल उद्देश्य है, वहां पे हम जब ऐसा भाव का विस्तार करेंगे कि जो लेखक कहना चाह रहा है उस छोटे शब्दों में, उसका उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि लेखक ने कुछ और लिखा और आपने उसका विस्तार ऐसा किया कि उसका मूल उद्देश्य ही गायब हो गया, है ना। तो वो चीज नहीं करनी है आपको वहां पर जो लेखक का उद्देश्य है वो पूर्णतः भाव के विस्तार में क्या होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए। फिर लास्ट में आपको पुनर्निरीक्षण करना चाहिए और कोई भी अविष्ट भाव छूटा तो नहीं है यह देखना चाहिए। अब आपने क्या किया? आपने ये सारी चीजें देख ली, आपने एक रूपरेखा बना ली कि मुझे क्या क्या लिखना है, किस तरीके से क्रमबद्ध रूप से लिखना है। उसके बाद आप जब पूरा का पूरा भाव का विस्तार लिख लेंगे, वहां पे आप देखेंगे कि आप उसको समझिए, आप उसके आयाम को चेक करिए और उसके बाद ऐसा देखिए कि क्या कोई ऐसा भाव छूटा तो नहीं जिससे उसका अर्थ क्या हो रहा हो? पूर्ण नहीं हो पा रहा हो या स्पष्ट नहीं हो पा रहा हो। तो देखिए इस प्रकार से पल्लवन जो है, इन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा और इस तरीके से एक अच्छा पल्लवन लिखा जा सकता है। जैसे हम एक उदाहरण देखेंगे कि हिंसा बुरी चीज है पर दास्ता उससे भी बुरी चीज है। ठीक है, यहाँ पे छोटे शब्दों में हमें ऐसा समझ में आ रहा है कि ये छोटा शब्द तो है, एक छोटा वाक्य है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है। अगर इसका भाव का विस्तार किया जाए तो यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे इसी उदाहरण से कुछ चीजें आपको समझाना चाहूंगा कि किस तरीके से आप क्या करेंगे? पल्लवन करेंगे या किसी भी ऐसा वाक्य का भाव का विस्तार करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं।
पल्लवन को लिखते समय सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सरल शब्दों का ही प्रयोग करना है। क्या करना है? सरल शब्दों का ही प्रयोग करना है। आपको फालतू के मतलब समास शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, अनेक शब्दों में एक शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे रखेंगे। अब जैसे क्या आ गया, क्या लिखा था यहाँ पे कि हिंसा बुरी चीज़ है पर दास्ता उससे भी बुरी चीज़। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक सेकेंड, हिंसा बुरी चीज है पर दास्ता उससे भी बुरी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोस्तों आपको क्या मिल गया, आपको एक यहाँ पे आपको एक वाक्य मिल गया। ठीक है, जहाँ पे आपका इससे क्या करना है, इसका भाव का विस्तार करना है। तो आप यहाँ पर जब पल्लवन लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखा है, हिंसा बुरी चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें हिंसा के बारे में बताना है कि यहाँ पे हम किसी भी जानवर, किसी भी जीव जंतु या फिर मनुष्य के प्रति हम हिंसा नहीं कर सकते हैं। हिंसा करना ये क्या है, घोर अपराध है ना। प्राचीन काल से ही हम देखते आ रहे हैं कि हमारा एक मूल वाक्य रहा है अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, अरे अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है प्रथम धर्म है। तो इस तरीके से आप प्राचीन काल से किसी भी वाक्य को उठाएंगे कि प्राचीन काल से अहिंसा वाली चीज़ चली आ रही है, उसको बताएंगे कि किस तरीके से हमें क्या करना है, उसके भाव का विस्तार करना है कि अहिंसा क्या है, किस तरीके से मनुष्य को अहिंसा नहीं करनी चाहिए। उसके बाद क्या लिखा गया है कि आप उसके अगले सेंटेंस को जब स्पष्ट करेंगे या फिर पढ़ेंगे कि क्या है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि दास्ता उससे भी बुरी चीज़ है। ठीक है, अगर आप अहिंसा कर रहे हैं, लेकिन अहिंसा का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दास्ता के अंतर्गत रह रहे हैं और उसके लिए कोई भी अहिंसा या फिर हिंसा का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वो हिंसा जो है वो दास्ता से, मतलब जो दास्ता है वो हिंसा से भी बुरी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को रिलेट करना है और रिलेट करके ही आपको क्या करना है, आपको भाव का विस्तार करना है। ठीक है, यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे, एक ऐसी चीजें बताएंगे जहां पर इसका पूरे तरीके से भाव स्पष्ट हो जाए, किस तरीके से जो दास्ता है वो हिंसा से और भी बुरी हो जाती है जब व्यक्ति अपने उद्देश्यों का या अपनी स्वतंत्रता का किसी प्रकार से उपयोग नहीं कर पाता है। ठीक है, मतलब वो ऐसा जीवन ही नहीं जी पा रहा है जहां पे उसे हर प्रकार से आज़ादी मिल रही हो, वो किसी के अंतर्गत रह के ही अपना कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें नॉर्मल जीवन में या फिर उसके लिए बहुत ही दुखदाई हो जाती है। जैसे आपने एक और ही शब्द पढ़ा होगा, पराधीन सपने सुख नाही। ठीक है, मतलब दूसरों के अधीन रहकर सपने में भी क्या होता है, सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दास्ता भी वही चीज बता रही है कि दूसरों के अधीन रहना, दूसरों के अधीन रहकर भी मतलब आप क्या कर सकते हैं, दूसरों के अधीन रहकर आप कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं, मतलब इंसान को सपने में भी सुख प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार दास्ता भी क्या है, अगर आप अपने जीवन में किसी के अंतर्गत रहकर या किसी का गुलाम रहकर अपना जीवन जी रहे हैं, तो वो क्या है, वो हिंसा से भी बुरी चीज है। ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए। तो इस तरीके से आपको प्राचीन काल से लेके या फिर जिस तरीके से हमारे समय में अहिंसा को प्रथम उस पर रखा गया है, उससे रिलेट करके आप ये बताएंगे कि कई बार अगर इस तरीके से कुसंगतियां फैल जाएं या विसंगतियां फैल जाएं जहां पर आपका जीना या आपकी स्वतंत्रता या आपके सारे ह्यूमन राइट्स से समाप्त हो जाते हैं, उसमें आपको अगर उस क्षेत्र के लिए या फिर उससे बचने के लिए, उस दास्ता से मुक्त होने के लिए अगर आपको हिंसा भी करनी पड़े तो वो कोई बुरी चीज नहीं है। यहाँ पे यही चीज आपको बताना पड़ रहा है कि अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ना भी आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेंटेंस से आप आराम से समझ सकते हैं और इस तरीके से उसके भाव को समझकर आपको पूरी तरीके से क्या करना है, उसके भाव का विस्तार करना है। तो ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, पल्लवन पढ़ लिया। पल्लवन को मतलब किस तरीके से उसके नियम है वो समझ सकते हैं। कोई सा भी सूत्र वाक्य को पढ़कर
कोई सा भी सूत्र वाक्य आपने देखा और उससे समझकर आप क्या करेंगे, उसके भाव को विस्तार कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और उसको एक स्पष्ट रूप से आप उसका पल्लवन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका संक्षेपण और पल्लवन समाप्त होता है। आपको बस आपकी प्रैक्टिस करनी है कि संक्षेपण को कैसे लिखना है, पल्लवन को कैसे लिखना है, और ये सारी चीज़ें आपकी मतलब परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगी और अच्छे से अच्छे मार्क्स के लिए आपको अच्छा से अच्छा पल्लवन लिखना या संक्षेपण लिखना बहुत ही आवश्यक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।